नोट कर लिया। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45, उस केस के बारे में बात कर रहे हैं अभी हम लोग। जब थीटा की वैल्यू 45 है, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है। सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा तो नेट फोर्स जीरो, वही किया हम लोगों ने। ये फर्स्ट इज, यहाँ पे कीजिए 1/2, तो ये आ जाएगा एफ इज इक्वल टू एम जी। क्योंकि साइन 45 कॉस 45 दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। ये कैंसिल हो जाएगा और टी टी भी कैंसिल हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा 1, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा एफ डिवाइडेड बाई एम जी। तो एफ इज इक्वल टू एम जी। नोट कर लिया सबने? ठीक है। अब जब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है, जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, कुछ ऐसे ही बन रहा है। ये 60 डिग्री, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2L साइन 60। ये कितना हो जाएगा, 2L√3/2। ये हो जाएगा √3L। अब यहाँ पे आगे मैं इस वाले पार्टिकल को इस पोजीशन पे रिलीज कर रहा हूँ। अगर मैं रिलीज करूँगा, ये ऐसे था, इसको आपने 60 डिग्री पे लेगा और रिलीज कर दिया, ये मूव करेगा ना नीचे, इस पोजीशन पे नीचे की तरफ आएगा। अगर इस पोजीशन पे नीचे की तरफ आ रहा है तो सिर्फ इस पॉइंट को देखिए, ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन, है ना। सिर्फ इस वाले पॉइंट को देखें तो सर्कुलर मोशन कर रहा है। अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसके पास दो एक्सेलरेशन, एक होता है सेंट्रीपिटल, एक होता है आपका टेंजेंशियल। ठीक। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है v²/r। तो यहाँ पे आपने रिलीज किया है, अगर मैं यहाँ पे रिलीज करूँ तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। v 0 हो जाएगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। एक पॉइंट तो मेरे को क्लियर हो गया कि इस वाले मास का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जब रिलीज किया है तब 0 है। तो इसका मतलब इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होगा, वो होगा टेंजेंशियल। ठीक, यहाँ तक नोट कीजिए, पॉइंट लिखते जाइए, नोट कीजिए 1 मिनट। चलिए, अब यहाँ पे आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 है। अब हमेशा एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है ना, उस डायरेक्शन को एक एक्सिस लेंगे, ये पहले भी बता चुका हूँ। ठीक। तो अगर मैं इस वाले पार्टिकल को देखूँ तो ये पार्टिकल तो ऐसे ही मूव करेगा, सर्कुलर मोशन। इस इंस्टेंट पे आपने इसको छोड़ा है
इसका डायरेक्शन ये होगा मूव करने का। तो इस डायरेक्शन को आपने क्या मान लिया, एक एक्सिस मान लिया। तो दूसरी एक्सिस क्या हो जाएगी ये। मैं ऐसे इसलिए मानता हूँ ताकि फोर्स के कंपोनेंट मेरे को कम निकालने पड़े। अगर आपने ऐसे मान लिया ना एक्स और वाई एक्सिस, तो कई सारे कंपोनेंट्स निकालने पड़ जाएंगे, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक, इसलिए जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करे उस डायरेक्शन को एक एक्सिस मान लीजिए। मैंने इसको एक्स एक्सिस मान लिया और ये क्या हो गया आपका वाई एक्सिस। अगर मैं इस डायरेक्शन में देखूं तो यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, mg। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये 60 है तो ये भी 60 होगा। ठीक है, यहाँ पे कंपोनेंट कितना आ जाएगा, mg cos 60। ठीक है, और एक कंपोनेंट यहाँ पे कितना आएगा, mg sin 60। क्लियर है। अब याद कीजिए, अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी तो यहाँ पे 0 है। हम लोग जब भी सर्कुलर मोशन में क्वेश्चन को करते थे तो मैं कहता था हमेशा क्वेश्चन को करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कॉन्सेप्ट से, याद आ रहा है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ लगता है, बाहर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कितना होगा, 0, mv²/r। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लेने की कोई वैल्यू नहीं है। इस पार्टिकल को नीचे कौन लेकर आ रहा है mg sin 60। mg sin 60 ना, लेकिन अभी एक फोर्स और रह गया, कौन सा फोर्स, Fe। एफ। एफ ही आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये 60 है तो ये भी 60 होगा। एफ ई का ये कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा, एफ ई cos 60, और एफ ए का ये कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा, एफ ई sin 60। इस वाले कंपोनेंट को कौन बैलेंस कर रहा है, टेंशन, है ना। पार्टिकल को इस डायरेक्शन में तो मोशन हो नहीं रहा है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी 0 है, तो मतलब कि टेंशन किसको बैलेंस कर रहा है, एफ ई sin 60 और एम जी cos 60। इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है, mg sin 60 माइनस एफ ई cos 60। ठीक है, तो आपने नेट फोर्स लिखा इस डायरेक्शन में, mg sin 60 माइनस एफ ई cos 60 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन, 80, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये होता है ना, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, mg sin 60 की वैल्यू √3/2 माइनस एफ ई ए क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है, √3l, तो ये हो जाएगा 3l स्क्वायर, और cos 60 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू m इंटू 80। अभी थोड़ी देर पहले आपने के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर की वैल्यू निकाली है 2mg। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा mg √3/2 माइनस mg इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1/2। यही होगा ना, ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से देखिए कितनी वैल्यू आ रही है, mg को कॉमन ले लीजिए, mg कॉमन होगा, यहाँ पे mg को कॉमन लेने के बाद इधर बचेगा √3/2 माइनस 1/3 इज इक्वल टू m इंटू 80। तो यहाँ पे m आपका कैंसिल हो गया, 80 की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2 माइनस 1/3 इंटू जी। ये है फाइनल आंसर। क्लियर है। यहाँ पे देखिए हमने कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं सीखा, हम लोग ऑलरेडी ये पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा टिपिकल प्रॉब्लम पे नहीं जाते हैं। नेक्स्ट लिखिए,
वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए। नोट कर लिया सबने? Yes, sir. वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। आपने कहा दो चार्ज पार्टिकल हैं Q1, इसका पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ है R1, और Q2 चार्ज का पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ है R2। अब मेरे को यहाँ पे निकालना है किसी भी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स। अगर मैं Q2 चार्ज पे देखूं तो Q2 चार्ज पे जो फोर्स लगेगा 1 के कारण, वो इस डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक, इस डायरेक्शन में लग रहा है तो आपने ये R वेक्टर लिया। पहला पॉइंट नोट करके लिखते जाइए। सेम चीज आपकी ग्रेविटेशन में भी आएगी। R वेक्टर का डायरेक्शन उस चार्ज की तरफ होता है जिस चार्ज पे आपको फोर्स निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको Q2 पे फोर्स निकालना है ड्यू टू Q1। तो Q1 पे R वेक्टर का टेल होगा और Q2 की तरफ R वेक्टर का हेड होगा। इसको अपनी वर्डिंग में लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। Head of R vector is toward the charge on which we have to calculate force. क्लियर है? अब थोड़ा सा वेक्टर को रिकॉल कीजिए। अगर मेरे को कोई भी वेक्टर क्वांटिटी लिखनी है तो हम लोग कैसे लिखते थे? ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर, ये क्या होता है? यूनिट वेक्टर। तो अगर मेरे को ए वेक्टर लिखना है तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा? मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर इनटू ए कैप। तो इसका मतलब सिंपल, अगर मेरे को किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या करूँगा? मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। यहाँ पे मेरे को क्या लिखना है? फोर्स निकालना है 2 पे ड्यू टू 1। अब यहाँ पे ये देखिए, जो फोर्स का डायरेक्शन है वही आर वेक्टर का भी डायरेक्शन है ना। आर वेक्टर का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन दोनों सेम है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? फोर्स का मैग्नीट्यूड आर कैप। यूनिट वेक्टर का तो मतलब ही होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या 1, और 1 को मैं किसी से मल्टीप्लाई करूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो यहाँ पे आपने क्या कहा कि जो फोर्स का डायरेक्शन है वही आर वेक्टर का डायरेक्शन है, इसलिए आपने फोर्स को क्या लिखा? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू आर कैप। अब मैग्नीट्यूड कितना है? के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो आपने इसको लिखा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर वेक्टर का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इनटू आर कैप। आर कैप का मतलब क्या हुआ? आर वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड्यूलस ऑफ आर वेक्टर। ये कितना हो जाएगा? के Q1 Q2 आर वेक्टर का होल क्यूब इनटू आर वेक्टर। इस ट्राइंगल में देखिए ध्यान से, इस ट्राइंगल में
वेक्टर लॉ लगाइए और मेरे को बताइए वेक्टर लॉ के हिसाब से क्या लिखूं। R1 वेक्टर में मैंने R वेक्टर को ऐड किया तो मेरे को R2 वेक्टर मिल गया ना। हाँ। इस वेक्टर में इस वेक्टर को ऐड किया तो इनिशियल और फाइनल को जोड़ दूं तो R वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया ना मेरे को। तो यहाँ पे आपने लिखा R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। तो R वेक्टर क्या हो गया, R वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब आपका फाइनल फॉर्मूला आ गया, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 के मैग्नीट्यूड का होल क्यूब R2 माइनस R1 वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब इसको यहाँ पे ध्यान से समझिए, याद करने का तरीका। हम लोग ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं R2 और R1 में, ठीक है। तो याद करने का तरीका क्या है, R2 वेक्टर, R2 वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर उस चार्ज का जिस चार्ज पे फोर्स निकालना है। और R1 क्या है, पोजीशन वेक्टर उस चार्ज का जिसकी वजह से निकालना है। अपने वर्डिंग में लिख लीजिए, R2 का मतलब क्या है, उस चार्ज का पोजीशन वेक्टर जिस पे हमें फोर्स निकालना है। और R1 वेक्टर का मतलब हुआ उस चार्ज का पोजीशन वेक्टर जिसकी वजह से फोर्स निकालना है। क्लियर है। एक सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे Q1 Q2 विद साइन पुट करेंगे। Q1 Q2 विद साइन पुट करेंगे आप लोग। इससे पहले हम लोग जितने भी क्वेश्चन करते आ रहे थे उसमें सिर्फ और सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख रहे थे कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और डायरेक्शन तो आप लोग फिगर के हिसाब से डिसाइड कर रहे थे कि किस डायरेक्शन में है। वहाँ पे जो Q1 Q2 ले रहे थे वहाँ पे सिर्फ क्या ले रहे थे, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे थे। कंफ्यूज मत कीजिएगा, कंफ्यूजन यहीं पर होता है, वहाँ पे साइन भी लेने लग जाते हैं तो पूरा आंसर गलत हो जाता है। तो साइन हम लोग कहाँ पे लेंगे, सिर्फ और सिर्फ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में। ठीक, हमने ये पढ़ तो लिया, तो मुझे पता कैसे चले कि मेरे को जनरल फॉर्मूले से जो हम लोग पढ़ते आ रहे थे उससे क्वेश्चन को करूँ, ये इस वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन को पिक। ठीक है, पहली वैरायटी, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिले, मैंने कहा फाइंड फोर्स ऑन 5 कॉलम चार्ज at 2, 3, 4 due to -3 कॉलम चार्ज at 0, 1, 2। अगर क्वेश्चन में आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हों चार्ज के, ठीक है, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि मैं इसको वेक्टर फॉर्म से करूंगा क्वेश्चन को। कर वैसे भी सकते हैं लेकिन वो टिपिकल हो जाएगा। चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए। मेरे को किस पे फोर्स निकालना है, 5 कॉलम पे। उसका कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ है ना, मतलब कि R2 वेक्टर क्या हो जाएगा,
पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज ऑन विच वी हैव टू कैलकुलेट फोर्स। उस चार्ज का पोजीशन वेक्टर जिस पर हमें फोर्स की वैल्यू निकालनी है। तो इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, इसकी वजह से निकालना है उसका पोजीशन वेक्टर। एक्स कोऑर्डिनेट कितना दिया 0, वाई कोऑर्डिनेट कितना दिया 1, लेकिन जे कैप प्लस 2k कैप। समझ में आ गया पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं। अब हमें क्या निकालना है, आर वेक्टर। आर वेक्टर का मतलब क्या होता है, R2 माइनस R1। तो आर वेक्टर निकाल लीजिए, R2 माइनस R1, 2i माइनस जे तो 2i, 3 माइनस जे 2j, 4 माइनस 2 2k। सही है ना। मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं आर वेक्टर का। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2√3। अब तो हो गया क्वेश्चन हम लोगों का। फोर्स, फोर्स कितना हो जाएगा, K Q1 Q2। K Q1 कितना है 5, Q2 कितना है -2 साइन के साथ, डिवाइडेड बाई आर का क्यूब। आर का क्यूब करेंगे तो 2√3 का क्यूब इंटू आर वेक्टर। आर वेक्टर कितना है 2i कैप। क्लियर है। तो अगर मेरे को फोर्स निकालना है, कोऑर्डिनेट वगैरह दिए हुए चार्ज के, तो मैं ऐसे निकालूंगा। एक क्वेश्चन दे दूं प्रैक्टिस के लिए, इसको नोट कर लीजिए, यहीं पे लिख देता हूँ। क्यूब है जिसकी साइड आपकी 1 मीटर है। हर एक वर्टेक्स पे क्यू चार्ज रखा हुआ है। इस वाले चार्ज पे आपको नेट फोर्स निकालना है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा इमेजिन करके देखिए। आगे में जनरल तरीके से निकालता है कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो हर एक फोर्स की वजह से डायरेक्शन निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता। ठीक है, तो इसको वेक्टर फॉर्म से करेंगे तो आसानी से सॉल्व होगा। हर एक चार्ज की वजह से इस वाले चार्ज पे फोर्स निकालिए वेक्टर फॉर्म में, और हर एक को ऐड कर दीजिए, रिजल्टेंट आ जाएगा। इसको ट्राई कीजिएगा। अब हम लोग आते हैं कूलम्स लॉ इन ए मीडियम। मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं, Q1 Q2। दोनों कहाँ रखे हुए, एयर में रखे हुए हैं। ठीक, एयर में। अगर दोनों चार्ज आपके एयर में रखे हुए हैं तो जो फोर्स लगेगा किसी भी चार्ज पार्टिकल पे, वो कितना लगेगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा और आसानी से लिखता हूँ। मैंने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यही होता है ना एयर में। अब मैं सिर्फ समझने के लिए, मीडियम कैसा भी हो सकता है। आप लोग कई सारे टर्म पढ़ते हैं, डायलेक्ट्रिक स्लैब है, ये सब पढ़ते हैं ना कैपेसिटी वगैरह में। शुरुआत यहीं से होती है।
कि अगर मैं किसी मीडियम में जाता हूँ तो मैं मीडियम को यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, वाटर, सिर्फ समझने के लिए, क्योंकि वाटर में चीज़ों को समझना आसान है मेरे लिए। अब अगर इन्हीं दोनों चार्ज पार्टिकल को अगर मैं वाटर में रख दूं तो कोलम मतलब कि नेट फोर्स में क्या फर्क पड़ेगा, इसके एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग। वाटर पता है आपको कैसा नेचर होता है, बाइपोलर, H+OH-, है ना। तो मतलब कि पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होता है। मैंने कहा कि सबसे पहले आपने किसको रखा, Q1 को। Q1 का नेचर क्या है, पॉजिटिव, तो इसके चारों तरफ क्या आ जाएंगे, माइनस ना। तो आपने कहा इसके चारों तरफ माइनस आ गए। क्लियर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, Q2 को लेकर आ रहा हूँ। Q2 को रखा, डिस्टेंस वही है दोनों के बीच में, R। एक एक करके ये सब काम कर रहे हैं। सबसे पहले आपने Q1 को रखा, मैं वाटर में एनालिसिस कर रहा हूँ। आपने जैसे ही Q1 चार्ज को रखा, इसके चारों तरफ नेगेटिव चार्ज आ गए। नेगेटिव चार्ज आ गया, उसके बाद आपने क्या किया, Q2 चार्ज को रख दिया। Q2 का नेचर कैसा है, पॉजिटिव। ये जो पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना। अगर ये नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी राइट हैंड साइड में ज़्यादा हो जाएगी। क्लाउड इस तरफ को शिफ्ट हो जाएगा ना। ये सब चीज़ें पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, बहुत पढ़ते हैं, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये सब डिफाइन करते हैं हम लोग, कि क्लाउड की शिफ्टिंग हो जाती है। ठीक है, जिसमें डाइपोल वगैरह कहते हैं, आप लोग पढ़ा है ना। ठीक है, तो आपने कहा कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी राइट हैंड साइड में ज़्यादा होगी। अब एक एक करके मैं चीज़ों की एनालिसिस करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं Q1 चार्ज पे फोर्स निकाल रहा हूँ। Q1 चार्ज पे Q2 के कारण फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था, है ना, कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R², Q2 के कारण। लेकिन इसके चारों तरफ तो नेगेटिव चार्ज भी है। अगर मैं नेट नेगेटिव चार्ज के बारे में बात करूं तो आप क्या कहेंगे, Q1 और यहाँ पे नेट नेगेटिव चार्ज आ गया। नहीं आ रहा समझ में। मैंने कहा राइट हैंड साइड में -10 कूलम है और लेफ्ट हैंड साइड में -1 कूलम है, तो नेट नेगेटिव चार्ज कितना है आपका, -9 कूलम ना, राइट हैंड साइड में। मैं नेट नेगेटिव चार्ज के बारे में बात कर रहा हूँ। तो क्योंकि राइट हैंड साइड में डेंसिटी ज़्यादा थी, तो आपने कहा कि जो नेट नेगेटिव चार्ज होगा वो राइट हैंड साइड में होगा। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि Q2 के कारण इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, और इस नेगेटिव चार्ज के कारण, नेट नेगेटिव चार्ज के कारण फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक। तो जो नेट फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा ना, एफ नेट। और एफ नेट कितना हो जाएगा, जो पहले से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और रिपल्शन लग रहा था, माइनस इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से फोर्स, ये होगा ना। नहीं आ रहा सर आ गया। हम्म। तो आपने कहा कि इस वाले पे इधर फोर्स लग रहा था 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। लेकिन एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगने लगा जिसको मैंने कहा F इंड्यूस्ड। तो आपने कहा कि जो अब नेट फोर्स है वो कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R² माइनस F इंड्यूस्ड। तो नेट फोर्स है, अगर मैं इसको किसी मीडियम में लेके जाता हूँ तो नेट फोर्स आपका इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज। हो रहा है। तो मैंने कहा कि जो एयर में फोर्स था Q1 Q2 के बीच में, तो एयर में फोर्स था, अगर मैं यही सेम चार्ज को किसी और मीडियम में ले जाऊं तो जो नेट फोर्स होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। वो कितने फैक्टर से डिक्रीज हो रहा है, मैंने उस फैक्टर को नाम दे दिया एप्सिलॉन आर, कि एप्सिलॉन आर अमाउंट से डिक्रीज हो गया। तो आपने कहा कि जो नेट फोर्स है इन एनी मीडियम, वो कितना हो जाएगा, एफ जो पहले था डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर, इतने फैक्टर से डिक्रीज हो गया। पहले कितना था, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²,
इतना डिक्रीज हो गया एप्सिलॉन आर से। तो किसी भी मीडियम के लिए नेट फोर्स ये लिखते हैं ना, ये याद होगा फॉर्मूला सभी लोगों को। हम लोग एप्सिलॉन आर को क्या कहते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर को क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्लियर यहाँ तक? सर ये नेगेटिव चार्ज Q2 के अराउंड भी तो आएगा। मेरे को सिर्फ और सिर्फ Q1 पे फोर्स निकालना है। अच्छा ठीक है, मैं एक एक करके लेकर आ रहा हूँ ना, आपके पॉइंट पे भी आता हूँ कि इसके चारों तरफ नेगेटिव आ गया, ठीक है। और जब मैं Q2 चार्ज को लेकर आऊंगा तो नेगेटिव जो चार्ज आएगा वो तो कम आएगा ना। हाँ वो तो पहले डिपेंड Q1, करेगा Q1 Q2 की वैल्यू पे। ठीक है, तो पहले तो Q1 को ले आया, उसके चारों तरफ नेगेटिव आ गए। अब मैं जब Q2 को लेकर आऊंगा तो ये कम चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा ना। सभी हम्म। नेगेटिव इसके आसपास आ गए, हम्म। ठीक है। और ये बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज नहीं होता जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फर्क पड़े। इसे समझाने के लिए कॉन्सेप्ट है। वाटर का केस मैंने इसलिए लिया है। अभी हम लोग जब डायरेक्टली स्लैब पढ़ेंगे तो और डिटेल में समझेंगे इन सब चीज़ों को। नोट कर लिया? एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन एम्स ने पूछा था, देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। वर्डिंग में ही आंसर छुपा हुआ है। नोट कर लिया ना यहाँ तक? कर लीजिए। आज केमिस्ट्री की क्लास नहीं हो पाएगी, सर की तबीयत सही नहीं है। सर टेस्ट करवाने के लिए गए हुए हैं कि कोरोना तो नहीं है। हो गया? फाइंड फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 only in any मीडियम। मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर दी हुई है और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल आर। ये गिवन है। आंसर बताइए क्या होगा? सो F सिंपली उसमें Q1 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या? से क्योंकि ओनली Q2 की वजह से पूछ रहा है, अगर हम मतलब मीडियम में लेके आते हैं तो वो नेगेटिव चार्ज का फोर्स इंक्लूड करते हैं। हम्म अब उसमें नेट फोर्स आ जाता है रिड्यूस होकर के। याद कीजिए, एक पॉइंट लिखवाया था प्रॉपर्टीज में जब से कोलम्स लॉ स्टार्ट किया था कि अगर दो चार्ज पार्टिकल हैं Q1 Q2, तो Q1 पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये जो फोर्स है Q2 के कारण इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ थर्ड चार्ज। थर्ड चार्ज हो या ना हो, Q2 के कारण जो Q1 पे फोर्स आ रहा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो सिर्फ जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 ओनली, सिर्फ और सिर्फ Q2 के कारण कितना फोर्स होगा? वो तो K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। थर्ड चार्ज हो या ना हो, इस वाले फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका?
F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square. क्लियर है? चलिए मैंने कहा है कि एक रॉड है जिसकी लेंथ L है और इस पे चार्ज है लैम्डा कूलम पर मीटर। जैसे हम लोग जब रोटेशन मोशन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोग मास को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, एरिया मास डिस्ट्रीब्यूशन और आपका डेंसिटी मास डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन को लैम्डा से डिनोट कर रहे थे, सिग्मा से डिनोट कर रहे थे एरिया मास डिस्ट्रीब्यूशन और रो से डिनोट कर रहे थे वॉल्यूमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन। उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लैम्डा। लैम्डा का मतलब क्या हुआ? लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, कूलम पर मीटर। एरिया के लिए क्या डिफाइन करेंगे? सिग्मा, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। और रो किसके लिए डिफाइन करेंगे? पूरे वॉल्यूम के लिए, रो कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो मैंने कहा एक रॉड है जिस पे चार्ज है आपका लैम्डा कूलम पर मीटर, की लेंथ है L, एक पॉइंट पे चार्ज है Q जिसकी डिस्टेंस यहाँ से है A। इस वाले Q चार्ज पे आपको नेट फोर्स कीजिए फटाफट। अच्छा ये बताइए जो कूलम्स लॉ है Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ये कब वैलिड है? जब दोनों के पॉइंट दोनों चार्ज के पॉइंट लिए। है चार्ज। ठीक है, Q1 Q2 पॉइंट चार्ज है तभी ये वैलिड है। अरे सिंपल तरीका है, डिफरेंशियल एलिमेंट मानेंगे, उस डिफरेंशियल एलिमेंट की वजह से Q पे फोर्स निकालेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट करके नेट फोर्स निकालेंगे। कीजिए, इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ऋतिक कीजिए फटाफट। सागर स्नेहा वीडियो ऑन करके बैठिए। लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था, एग्जाम पास आने वाले थे, लॉकडाउन लगा था। इस बार भी वही हुआ है, एग्जाम पास आने वाला है, लॉकडाउन लग गया है। तो इसलिए अपनी प्रिपरेशन सही रखिएगा, आखिरी वक्त में होती हैं सब चीज़ें। और इसमें आपको दुगनी मेहनत करनी है। यही 2-3 महीने आपका सिलेक्शन करवाएगा या तो नहीं करवाएगा। अब तक जो हुआ उसको भूल जाइए। 3 महीने अच्छे से मेहनत कर लीजिए, 101% सिलेक्शन होगा। क्योंकि जितने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ने की आदत नहीं है वो इस समय भी नहीं पढ़ पाएंगे, उनको सेटल होते ही 1 महीना लग जाएगा। सर आया तो है आंसर बट थोड़ा अजीब सा है। क्या आ रहा है? -2KQ लैम्डा अपॉन LX3। नहीं, तो गलत है। नहीं, सही से कीजिए। सर 2KQ लैम्डा L इंटू 1/AQ माइनस 1/L प्लस A का होल क्यूब। गलत है। देखिए
यहाँ पे आपने एक डिफरेंशियल एलिमेंट ले लिया जिसकी थिकनेस कितनी है dx, और यहाँ से डिस्टेंस कितना है x। इस dx एलिमेंट पे चार्ज कितने हैं dq, और dq कितना हो जाएगा लैम्डा dx। अब इस dq की वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा ना, स्मॉल df कितना हो जाएगा k q1 q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो स्मॉल df की वैल्यू लिखी है आपने, k q1 का मतलब dq, q2 का मतलब q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर मतलब कि एक्स स्क्वायर। तो आपने वैल्यू पुट कर दी के क्यू और डी क्यू की वैल्यू लैम्डा टी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। सिर्फ एक्स ही तो वेरिएबल है और सब टर्म तो कांस्टेंट है आपके। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर मैं एलिमेंट यहाँ पे लूँ तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ए। अगर मैं एलिमेंट यहाँ पे लूँ तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ए प्लस एल। तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगी, ए से एल प्लस ए तक। वैल्यू 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x। तो एफ नेट कितना आ जाएगा -k q लैम्डा 1/x लिमिट a टू l प्लस a। माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये बचेगा k q लैम्डा 1/a -1/l प्लस a। k q लैम्डा l प्लस a माइनस a l प्लस a इंटू a कैंसिल हो गया। तो आंसर आ गया एफ नेट इज इक्वल टू के क्यू लैम्डा इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू ए प्लस एल। आगे समझ में? यस सर। ठीक, नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पे आते हैं। इसको ऐसे फॉर्मूले के रूप में याद रखिए, ऐसे फॉर्मूला याद कर लीजिए। क्योंकि सेम क्वेश्चन रिपीट होता है ग्रेविटेशन में। एक रॉड है जिसका मास लैम्डा दिया हुआ है kg/मीटर, और किसी आर डिस्टेंस पे एक मास m रखा हुआ है, तो दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा। नोट कर लिया? ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से मेन इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट होता है। इससे पहले तुम लोग सिंपल फोर्स वगैरह निकाल रहे थे। अब फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट में रेयरली पूछा गया नीट में। इलेक्ट्रिक फील्ड पे ही पूरा इलेक्ट्रोस्टैट बेस्ड है आपका, और इसी पे बेस्ड आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं डिफाइन कैसे करता हूँ। मैंने कहा कि एक क्यू चार्ज है और एक क्यू नॉट चार्ज है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है। मैं क्यू नॉट चार्ज पे क्यू की वजह से फोर्स निकालना चाहता हूँ। तो क्यू नॉट चार्ज पे जो क्यू की वजह से फोर्स होगा वो होगा के क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। मैंने कहा कि क्यू नॉट की जगह अगर मैं 1 कूलम चार्ज रख दूं सेम डिस्टेंस, तो क्यू की वजह से 1 कूलम पे जो फोर्स होगा वो होगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। कि फोर्स ऑन 1 कूलम ड्यू टू क्यू चार्ज एट अ डिस्टेंस आर इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे मैं जो फोर्स का डायरेक्शन देख रहा हूँ वो आउटवर्ड है। इसका मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड। डेफिनेशन को जरूर लिखिए, डेफिनेशन से कई थ्योरी के क्वेश्चन बनेंगे अभी आगे।
इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है? अगर मेरे को क्यू चार्ज की वजह से किसी भी पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इसका मतलब क्या हुआ कि क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब टू की वजह से पी पॉइंट पे 1 कूलम चार्ज पे जितना फोर्स होगा उसी को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहूंगा। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू एट पॉइंट पी, ये मेरा क्वेश्चन था। इसका आंसर मैंने क्या दिया? फोर्स ऑन 1 कूलम एट पॉइंट पी ड्यू टू क्यू चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं, ये फोर्स था जब क्यू नॉट चार्ज था। अगर इस फोर्स को मैं क्यू नॉट से डिवाइड कर दूं, अगर इस फोर्स को डिवाइडेड बाय क्यू नॉट कर दूं, सॉरी, डिवाइडेड बाय क्यू नॉट कर दूं तो के क्यू बाई आर स्क्वायर आ जाएगा ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग जानते भी हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या लिखते हैं? फोर्स पर यूनिट चार्ज। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से अगर मेरे को फोर्स लिखना है तो क्यू नॉट इंटू ई हो जाएगा ना। किसी भी क्यू चार्ज को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं तो उस क्यू चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा? क्यू इंटू ई। तो जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने फोर्स से रिलेटेड किए हैं, सभी क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए करेंगे। जिस पोजीशन पे आपको फोर्स निकालना था उस पोजीशन पे क्यू की जगह क्या मान लेंगे? 1 कूलम। निकालते जाइए, आगे समझ में। तो जितने क्वेश्चन किए थे सब क्वेश्चन यहाँ पे वैलिड है, सेम आएगा। बस उस क्यू चार्ज की जगह क्या मान लेंगे? 1 कूलम चार्ज मान। ठीक। अब आते हैं छोटे छोटे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो अलग से सेपरेट कॉपी बना रहे होंगे उसमें ये सब पॉइंट जरूर मेंशन कीजिएगा। ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट रॉड। डेरिवेशन बताऊं कि छोड़ दूं? फॉर्मूला बता दूं? सर डेरिवेशन में आता है वैसे, फॉर्मूला ही छोड़ दूं? बताइए कुछ। चलिए ठीक है, फॉर्मूलों को समझिएगा ध्यान से। मैंने कहा कि एक रॉड है और इस पे चार्ज कितना है? लैम्डा कूलम पर मीटर। ठीक। मेरे को इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जो कि यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है? स्मॉल डी। इस पी पॉइंट पे मेरे को फोर्स निकालना है। अब मैं क्या करूँगा, इस पी पॉइंट से रॉड के एक एंड को देखूंगा तो ये एंगल कितना बना रहा है? θ1। इस पी पॉइंट से रॉड के दूसरे एंड को देखूंगा, ये एंगल कितना बना रहा है? θ2। इस पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जिसको मैं कह रहा हूँ ई परपेंडिकुलर, और एक रॉड के पैरेलल डायरेक्शन में जिसको मैं कह रहा हूँ ई पैरेलल। तो जो ई परपेंडिकुलर होता है ये होता है के लैम्डा अपॉन डी साइन θ1 प्लस साइन θ2। और जो ई पैरेलल होता है ये होता है के लैम्डा बाई डी कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, इसको हमेशा याद रखेंगे इन दोनों को। अब पहले नोट कर लीजिए फिर बताता हूँ क्या क्या चीजें ध्यान में रखने वाली बात है। पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए।
नोट कर लिया। अगर इस फिगर में आप ध्यान से देखें, θ1 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और θ2 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब भी हम लोग क्वेश्चन कोई सा भी देखेंगे तो θ1 θ2 का डायरेक्शन जरूर देखिएगा। एक क्लॉकवाइज होना चाहिए, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। अगर दूसरा वाला भी क्लॉकवाइज हुआ तो उसको हम लोग नेगेटिव ले लेंगे। ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? जब θ1 क्लॉकवाइज हो और θ2 क्या हो? एंटी क्लॉकवाइज। लिख लीजिए पहला पॉइंट। ये फॉर्मूला कब वैलिड है? जब θ1 क्लॉकवाइज हो और θ2 एंटी क्लॉकवाइज हो। अब ये क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें चेंज कर दूंगा मैं। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट कि हम लोग जब भी किसी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सबसे पहले स्टेप क्या होगा आपका? उस पॉइंट से रॉड पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना। पहला स्टेप ये होगा। जैसे कि मैंने कहा कि ये रॉड है और ये मेरा पॉइंट है, ये पी पॉइंट है। इस पी पॉइंट को आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो रॉड तो यहाँ से यहाँ तक ही है ना, ए से बी तक। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, पी पॉइंट से सबसे पहले रॉड पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगा। तो मैं रॉड को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूंगा और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा। ठीक, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल डी है। सेकंड पॉइंट, always draw perpendicular from the point on the rod and this perpendicular distance is small d. क्लियर है? अब जैसे कि इसी फिगर में अगर मैं ध्यान से देखूं, मैं इस वाले पॉइंट से रॉड के एक एंड को देखूंगा। इस एंड को देखा मैंने, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ना, इससे एंगल को मेजर किया जाता है। तो इससे ये कितना एंगल बना रहा है? θ1 मान लिया। अब मैं इस वाले से रॉड के दूसरे एंड को देखूंगा, मतलब कि ए को। तो इधर से कितना एंगल बना रहा है? θ2। अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए देखूं तो θ1 क्लॉकवाइज है और θ2 भी क्या है? क्लॉकवाइज। इसलिए θ2 को क्या लूंगा? नेगेटिव। ठीक है, θ1 तो वैसे ही लूंगा, लेकिन θ2 को क्या ले लूंगा? फॉर्मूले में नेगेटिव ले लूंगा। क्योंकि ये वाला फॉर्मूला कब एप्लीकेबल था? जब θ1 क्लॉकवाइज हो और θ2 क्या हो? एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जो अभी हमने फिगर बनाया था उसमें θ2 क्या आ गया? क्लॉकवाइज आ गया। इसलिए θ2 को क्या ले लूंगा? नेगेटिव ले लूंगा। आ रहा समझ में? नेक्स्ट पॉइंट कि θ2 में मानूं कैसे? मेरे को कैसे पता चले कि ये θ2 होगा, ये θ1 होगा? जो एंगल छोटा होगा वही θ2 होगा। लिख लीजिए, जो एंगल छोटा होगा वही θ2 होगा। जो एंगल छोटा होगा वही θ2 होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नोट करके एक पॉइंट लिखिए। डायरेक्शन ऑफ ई परपेंडिकुलर, डायरेक्शन ऑफ ई परपेंडिकुलर is away from the rod, is away from the rod if lambda is positive, if lambda is positive. Next point, direction of E perpendicular, direction of E perpendicular is towards the rod, is towards the rod if lambda is negative. Direction of E perpendicular is towards the rod if lambda is negative. मतलब कि E perpendicular डायरेक्शन इधर होगा। कब? जब लैम्डा की वैल्यू क्या हो? नेगेटिव हो। और अगर लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव है तो ई परपेंडिकुलर अवे फ्रॉम द रॉड। अब ई पैरेलल तो नीचे भी बना सकता था मैं, ऊपर भी बना सकता था। ठीक है,
तो ई पैरेलल का डायरेक्शन कहाँ होगा? जो एंगल छोटा होगा उस डायरेक्शन में ई पैरेलल होगा। ठीक है, लिख लीजिए, जो एंगल छोटा होगा उस डायरेक्शन में ई पैरेलल होगा। क्लियर है? तो जितने पॉइंट्स है, जो भी आप लोग फॉर्मूला शीट बना रहे हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज सेलेक्टिव स्टैट के फॉर्मूले अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और रोज पढ़िए। बहुत फॉर्मूले आएंगे और आपको मेरे से ज़्यादा बेहतर तरीके से पता है कि 12th में बहुत फॉर्मूले, पूरा फर्स्ट पार्ट फॉर्मूलों से ही भरा हुआ है। ऑप्टिक्स पूरा फॉर्मूलों से भरा हुआ है, मॉडर्न फिजिक्स पूरे फॉर्मूले से भरा हुआ है। बस सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में कम फॉर्मूले लगते हैं, उसमें भी है 4-5 फॉर्मूले हैं, लेकिन पूरी की पूरी 12th 80% फॉर्मूले बेस्ड है। ठीक है, और फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आते तो हैं, आप क्वेश्चन को देख के लगेगा कि क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन फॉर्मूला याद नहीं होगा तो वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत टिपिकल बन जाएगा, याद करते रह जाएंगे। और गिन के 10 फॉर्मूले थोड़ी ना है कि मेरे को याद कर लूँगा, एक दिन में याद कर लूँ। कम से कम 100 फॉर्मूले निकल के आ जाएंगे पूरी 12th में, उसके ऊपर ही, ये तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ। और वो भी क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता चले ये फॉर्मूला अप्लाई करने, वो कब होगा जब आपके फिंगर टिप्स में फॉर्मूले याद हो, क्योंकि टाइम कम है। इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट को मैं अवॉइड करता हूँ, फॉर्मूलों को याद करने के लिए मना करता हूँ, लेकिन आपको बोलूँ फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, टाइम कम है। 45 क्वेश्चन लगभग 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट में करना पड़ता है आपको। ठीक है, तो एक क्वेश्चन, सर मुझे लास्ट पॉइंट समझ नहीं आया। ई पैरेलल का डायरेक्शन वहाँ होगा जहाँ पे थीटा छोटा होगा। जैसे कि मैंने कहा कि थीटा 1 की वैल्यू आ रही है 45 डिग्री और थीटा 2 हम्म, की वैल्यू आ रही है 30 डिग्री, तो ई हम्म। पैरेलल का डायरेक्शन क्या होगा? 30 डिग्री की तरफ इधर। सर जो आपने इसके बाद एक केस लिया था जिसमें एक्सटेंड किया था रॉड की लेंथ को, उसमें कैसे निकालेंगे ई पैरेलल का डायरेक्शन? जैसे कि मैंने मान लीजिए ये है रॉड, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस वाले एंड को देख रहा हूँ तो ये एंगल बन रहा है 20 डिग्री, और इस वाले एंड को देख रहा हूँ तो ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री। कौन सा एंगल छोटा है? 20 20 वाला। ठीक है, तो किस तरफ को होगा? लॉजिकली बताइए, खुद ही बता देगा, इस तरफ को बनना चाहिए, इधर की तरफ। सर नहीं समझ आया, ऐसे इधर की तरफ कैसे हो गया? सर एंगल तो दोनों राइट की तरफ ही बन रहे हैं ना। दोनों एंगल भले ही राइट की तरफ, इसलिए तो डेरिवेशन था, इससे तो डेरिवेशन बताता हूँ फिर बाद में। जब हम लोग कंपोनेंट्स निकालते हैं ना, तो जैसे कि मान लीजिए ये रॉड है, ठीक है, इसकी वजह से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालूं, तो इमेजिन कीजिए, इसको अगर मैं पॉइंट मान लेता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर होगा ना। मान लीजिए इस हम्म, पूरे रॉड की हम्म, वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट डायरेक्शन तो यही आएगा ना, जो लॉजिक कहता है हम्म। मेरे को। इसके दो कंपोनेंट निकाले, एक ही परपेंडिकुलर, अच्छा ठीक इसलिए मैंने कहा कि जो थीटा छोटा होगा उसकी तरफ भागेगा, है। उस ओके। साइड की तरफ भागेगा, ये नहीं कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उसको नहीं देखना मेरे को, मेरे को तो वो साइड ही देखना है। मैंने कहा कि ये था, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो मैंने कहा पी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो ये एंगल आपने कहा ये बन रहा है 20 डिग्री और ये एंगल बन रहा है आपका 30 डिग्री। तो ए वाला 20 डिग्री बना रहा है ना, तो इसका मतलब ए की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ए कहाँ है? लेफ्ट डायरेक्शन में ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट डायरेक्शन। आगे समझे? यस। रॉड को देखना, रॉड को, घबराइए नहीं, जितने लोग बोले ना कि सब मिट गया, अरे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, वो जो मैं समझा रहा हूँ वो क्वेश्चन दूंगा अभी करने के लिए। ठीक है, इतनी चीज़ों को पढ़ लीजिए। कल इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाने के बाद में स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दूंगा, क्योंकि बेसिक चल रहा है, इसलिए धीरे धीरे चल रहा हूँ कि बेसिक क्लियर होते हुए चले। ठीक है, कोशिश यही रहेगी कि 15 या 20 मई तक खत्म हो जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर उस समय तक खत्म हो गया तो हम लोग 10 जून तक बाइंड अप कर देंगे सिर्फ, क्योंकि आपको ही पता अब ज़्यादा थोड़ी ना बचा हुआ है।
बस मैग्नेटिज्म है। ऑप्टिक्स हम लोग खत्म कर चुके हैं, सबसे लेंथी पोर्शन। ठीक है, तो कल फिजिक्स की क्लास नहीं होगी, कल सिर्फ और सिर्फ कल काम है, मैं हूँ नहीं। ठीक, तो आप लोगों के पास शीट है, क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दीजिए। कोर्स हो चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने स्टार्ट कर दिया, तो आपके क्वेश्चन अब हो जाने चाहिए। ठीक है, और जो बचे हुए जो स्टूडेंट थे जिनके डाउट थे, मैं आपको सैटरडे को बता दूंगा, अलग से टाइम दे दूंगा। मेरे पे मैसेज भी आया था, इसलिए मैंने टाइम बताया नहीं, क्योंकि अभी मेरा खुद ही डिसाइड नहीं हो पाया था, टाइम बीच में कोई गैप ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि हर एक 15 मिनट के बाद मेरी एक क्लास है। अभी आपकी क्लास खत्म होगी, फिर एक 15 मिनट के बाद वो क्लास खत्म होगी, फिर 15 मिनट के बाद, और इवनिंग 7 o'clock तक लगातार। इसलिए अभी इसमें गैप नहीं मिला, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया नहीं। ठीक है, फिर मुझे असाइनमेंट चाहिए था। ठीक है, मैं आपको सेंड कर दूँ। ठीक, चलिए, थैंक यू सर। ओके, वेलकम बेटा, ठीक है। वेलकम।